प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। बेटा, आज के लेक्चर में सर्कुलेशन चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट कवर करेंगे, ईसीजी। तो ईसीजी जो है वो शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का भी है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का भी है। हालांकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये दो अलग अलग चीज़ हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जैसा कि नाम से ही लगता है कि ये कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन का नाम है। फिर इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हार्ट की जो कार्डियक साइकिल होती है या हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। जो ग्राफ के फॉर्म में जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। और जिससे करते हैं, जिस मशीन से करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो उल्टा है यहाँ पर। एक तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। तो ईसीजी कई तरह की होती है, लेकिन हमारे बुक में जो ईसीजी का डिस्क्रिप्शन है वो बेसिक टाइप ऑफ ईसीजी है। अब सोचो ना कि ईसीजी क्यों किया जाता है। ईसीजी किया जाता है ये जानने के लिए कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे मान लो कोई ब्लड रिपोर्ट आया या किसी और टेस्ट से ये पता चलता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो डॉक्टर सबसे पहला टेस्ट जो कराने को कहता है वो ईसीजी कराने को कहता है कि भाई ईसीजी करा के ले आओ। और ईसीजी में जो ग्राफ का पैटर्न है, उस ग्राफ के पैटर्न में जो डिफरेंट वेव्स हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई, इन सबको देख करके जो एक्सपर्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो फिर कोई कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं और फिर एडवांस टाइप ऑफ ईसीजी के लिए भी वो कह सकते हैं। लेकिन जिस ईसीजी के बारे में हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो ईसीजी बहुत ही बेसिक टाइप का ईसीजी है। तो जो बेसिक टाइप ऑफ ईसीजी करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो उसके बारे में हमें जानना है। तो चलते हैं सीधे हम बुक पर। तो ये आपके सामने ईसीजी है ना। ईसीजी पर आ जाओ। तो देखो कि इस ईसीजी का क्या डेफिनेशन है कि ईसीजी इज द, जस्ट अ मिनट, ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। जब ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है, वो हार्ट के डिफरेंट पार्ट से जब प्रोपोगेट करता है, तो उस समय उससे ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकता है। उसी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। अब एक स्टैंडर्ड ईसीजी जो हमारे बुक में दिया हुआ है, इस स्टैंडर्ड ईसीजी जो यहाँ पर दे रखा है, इस ईसीजी को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो ये देखना कि जिस पर्सन का ईसीजी किया जाता है, उसके बॉडी में 3 इलेक्ट्रिकल लेड्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, लेड का इलेक्ट्रोड लगाते हैं। तो ये 3 का लोकेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 3 कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो दो तो 1 टू ईच रिस्ट, दोनों रिस्ट पर लगाया जाता है, और एक इलेक्ट्रोड को लगाते हैं लेफ्ट एंकल पर। बच्चे सवाल पूछते हैं कि लेफ्ट एंकल पर क्यों? लेफ्ट एंकल पर इसलिए क्योंकि लेफ्ट एंकल पर जो है, लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट है, तो वो अच्छे से वाइब्रेशन को कैच कर पाएगा। तो 3 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं स्टैंडर्ड ईसीजी निकालने के लिए। लेकिन जब कोई एडवांस टाइप की ईसीजी की जाती है, तो उसमें मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाए जाते हैं, चेस्ट में भी लगाए जाते हैं और भी दूसरे रीजन में लगाए जाते हैं। लेकिन हेयर वी आर कंसर्न विद द स्टैंडर्ड ईसीजी जो हमारे बुक में दिया हुआ है। तो ईसीजी में 3 मेजर वेव्स होती हैं। एक पी वेव होता है, एक क्यू आर एस वेव होता है, और एक टी वेव होता है। और फिर क्यू आर एस पूरा होने के बाद फिर से एक पी स्टार्ट होता है, फिर पी क्यू आर एस टी होगा। तो आप देखोगे कि जो ईसीजी का ग्राफ का पैटर्न है, पी क्यू आर एस टी, फिर पी क्यू आर एस टी, फिर पी क्यू आर एस टी, इस तरह से होता है। तो यही सवाल जो आपके नीट एग्जाम में आता है कि पी वेव क्या इंडिकेट करते हैं, क्यू आर एस वेव क्या इंडिकेट करते हैं, टी वेव क्या इंडिकेट करते हैं। तो ये समझने के पहले एक दो बातें समझ लेना जरूरी है। कोई भी हार्ट हो या मसल, हार्ट का मसल हो या न्यूरॉन हो,
जब वो रेस्टिंग स्टेट में होता है ना बेटा, तो रेस्टिंग स्टेट में आउटसाइड पॉजिटिव होता है, इनसाइड नेगेटिव होता है। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। ठीक है। जब एक्टिविटी में आता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा या न्यूरॉन इंपल्स कंडक्ट करेगा, तो रिवर्सल ऑफ चार्ज हो जाता है। तो रिवर्सल ऑफ चार्ज मतलब आउटसाइड नेगेटिव हो जाएगा, इनसाइड पॉजिटिव हो जाएगा। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन जो है एक्टिविटी का फेज है, पोलराइजेशन रेस्टिंग का फेज है। अब कोई मसल पहले रेस्टिंग स्टेट में था तो पोलराइज था, एक्टिविटी के फेज में आया तो वो क्या हो गया? डीपोलराइज हो गया। दोबारा रेस्टिंग फेज में आएगा ना, दोबारा रेस्टिंग फेज में आएगा एक्टिविटी करने के बाद, तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? री। फिर से वो पोलराइज स्टेट में आ रहा है, दैट्स व्हाई कॉल्ड रीपोलराइजेशन। तो ये तीन टर्म यहाँ पर आपको समझने चाहिए कि पोलराइजेशन का मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, और रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है। तो सवाल आता है सबसे पहले कि पी वेव कब प्रोड्यूस होता है? पी वेव, जैसे पी वेव के बारे में है कि पी वेव रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन। देख रहे हो कि हार्ट में, जैसे ये हार्ट है, सपोज ये हार्ट है और हार्ट में यहाँ पर ऐसे नोड होता है, तो ऐसे नोड जब इम्पल्स जनरेट करेगा तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन के फेज में जाएगा तो इसी को तो हम एक्टिविटी कहते हैं। तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, पी वेव क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है उसी फेज को हम क्या बोलते हैं? सिस्टॉल। किसका सिस्टॉल? एट्रिया का सिस्टॉल। दो हो गया। या फिर हम क्या कहेंगे? एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्योंकि एक्टिविटी का फेज। तो पी वेव इन ईसीजी, इसको तीन बात आपको याद रखना है। क्या क्या? कि पी वेव जब प्रोड्यूस होगा उस समय एट्रिया का एक्साइटेशन हो रहा है। एक्साइटेशन का मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? सिस्टॉल कहते हैं। और उस समय एट्रिया जो है वो डीपोलराइज्ड होगा एक्साइटेशन के फेज में, मतलब आउटसाइड नेगेटिव और इनसाइड पॉजिटिव होगा। ये हो गया एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। अब जो दूसरा वेव है क्यू आर एस, ये एक वेव है क्यू आर एस। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब जो ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुआ था, ए बी नोड पर आएगा, फिर बंडल में आएगा, फिर वो पुरकंजे फाइबर में जाएगा और वेंट्रिकल से पूरा प्रोपोगेट जब होगा तो कौन सा वेव प्रोड्यूस होगा? क्यू आर एस। तो क्यू आर एस एक्साइटेशन के फेज में आया, मतलब वेंट्रिकल एक्साइटेशन के फेज में आया। और वेंट्रिकल जब एक्साइटेशन के फेज में आएगा, जब वेंट्रिकल एक्साइटेशन के फेज में आएगा तो वेंट्रिकल का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के समय वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो जाएगा। देखो, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो व्हाट डज क्यूआरएस इंडिकेट्स? आप कह सकते हो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल सिस्टॉल, या फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है। एक लाइन ये भी याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टॉल। जैसे क्यू वेव प्रोड्यूस हुआ, क्यू वेव प्रोड्यूस होने के तुरंत थोड़ी देर के बाद वेंट्रिकल का सिस्टॉल शुरू हो जाएगा, है ना, वेंट्रिकल का सिस्टॉल शुरू हो जाएगा। तो बिगिनिंग ऑफ द सिस्टॉल, क्यू वेव क्या इंडिकेट करता है? क्यू वेव रिमार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। तो क्यू आर एस पूरा होते होते वेंट्रिकल का सिस्टॉल भी हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो वेंट्रिकल वापस रिलैक्सेशन के फेज में आएगा। तो जब वो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन के फेज में आने लगता है तो कौन सा वेव प्रोड्यूस होता है? टी वेव। तो रिलैक्सेशन के फेज का मतलब क्या है? डायस्टॉल। किसका डायस्टॉल? वेंट्रिकल का डायस्टॉल। और वेंट्रिकल का डायस्टॉल जब शुरू होगा तो मेम्ब्रेन फिर से क्या हो जाएगा? रीपोलराइज, दोबारा रेस्टिंग स्टेट में आ रहा है ना, तो फिर से इसी को हम क्या कहेंगे? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टॉल, है ना। टी वेव जब खत्म हो जाता है, जैसे यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर खत्म हुआ, तब हम मानेंगे कि वेंट्रिकल का सिस्टॉल पूरा हो गया। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि क्यू वेव के प्रोड्यूस होने पर वेंट्रिकल का सिस्टॉल शुरू होता है, और टी वेव के पूरा हो जाने पर वेंट्रिकल का सिस्टॉल कंप्लीट हो जाता है।
कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप समझ सकते हैं कि पी प्रोड्यूस होने के बाद अगला जो पी प्रोड्यूस होगा, नेक्स्ट पी जो प्रोड्यूस होगा, फिर से पी क्यू आर एस टी आएगा ना, तो इस समय ये ज्वाइंट डायस्टोल के फेज में होता है हार्ट। तो अब याद करो कि कार्डियक साइकिल में यही 3 मेजर इवेंट होते हैं ना। ये हो गया एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल को कौन रिप्रेजेंट करता है? पी। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू आर एस। और पी टीपी इंटरवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ज्वाइंट डायस्टोल। तो ज्वाइंट डायस्टोल जैसे पूरा होगा, फिर से एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा और एक अगली कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ तुम देख रहे हो, ये जो ग्राफ तुम देख रहे हो, इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? एक तो ये पता चला कि कार्डियक साइकिल के जो 3 मेजर इवेंट होते हैं, जिसको हम एट्रियल सिस्टोल कहते हैं या वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं या फिर ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं, एक तो ये चीज़ पता चलता है। लेकिन ये जो आप वेव्स देख रहे हो, इसकी लंबाई चौड़ाई जो देख रहे हो, ये पी वेव इतना बड़ा है, हो सकता है ज़्यादा बड़ा हो सकता है ये इन्वर्टेड हो जाए, बेस लाइन के ऊपर नहीं होकर के नीचे की तरफ हो जाए, है ना। ये जो ऊपर वेव देख रहे हो ये नीचे की तरफ हो जाए, ये ड्यूरेशन बढ़ जाए। एक डॉक्टर जो होता है, कार्डियोलॉजिस्ट, इन्हीं चीज़ों को पिन पॉइंट करता है, इन्हीं चीज़ों को पिन पॉइंट करता है कि पी बड़ा है या छोटा है, या इन्वर्टेड है या इरेक्ट है ना। इस सारे वेव्स का पैटर्न होता है, एक डिफाइंड पैटर्न होता है। और जो डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, वो इन्हीं को पिन पॉइंट करते हैं कि कौन वेव ज़्यादा बड़ा या छोटा तो नहीं हो गया नॉर्मल से, और फिर उसके बेसिस पर हार्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको डायग्नोस करता है। लेकिन किसके क्या बढ़ने पर या छोटा होने पर कौन सा डिजीज होगा हार्ट से रिलेटेड, ये बुक में नहीं दिया हुआ है। और जैसा मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमारा पर्पस यहाँ पर एनसीईआरटी बुक को अच्छे से समझना है। एनसीईआरटी, इवन आप इस बार देखो कि जो इस बार नीट का एग्जाम हुआ है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर की कुछ चीज़ें हैं, एक दो चीज़ों को छोड़ दो। इसलिए आपको एनसीईआरटी को थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी बना के पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ जो मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर आपसे बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, ये जो ईसीजी बना होता है, वो ईसीजी ऐसे पर्सन का ईसीजी बना हुआ है जिसका जो हार्ट है स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि हार्ट जो हमारा लंग्स के बीच में होता है और उसका जो एपेक्स वाला पार्ट है वो थोड़ा लेफ्ट की ओर होता है। ज़्यादातर लोगों में ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ लोगों में कंडीशन में बता रहा हूँ, डेक्स्ट्रोकार्डिया, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट साइड, कार्डिया मतलब हार्ट। तो कुछ लोगों में हार्ट जो है ना वो राइट साइड की ओर होता है। तो राइट साइड की ओर जब जिसका हार्ट होगा ना, उसमें ईसीजी का पैटर्न बदल जाएगा। जो वेव तुम ऊपर देख रहे हो, जैसे पी ऊपर देख रहे हो, ये नीचे होगा। क्यूआरएस ऊपर देख रहे हो, नीचे हो जाएगा। टी जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये जो ईसीजी दिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है स्लाइटली, इसलिए ऐसा ईसीजी दिखाते हैं। लेकिन डेक्स्ट्रोकार्डिया भी हो सकता है। डेक्स्ट्रोकार्डिया इज नॉट ए डिसऑर्डर, डेक्स्ट्रोकार्डिया इज जस्ट ए कंडीशन जिसमें हार्ट जो है वो राइट साइड की होता है। इसके कारण कोई ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती। एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि by counting the number of QRS complex that occur in a given period, one can determine the heartbeat rate of individual. हम जानते हैं कि हमारा जो एवरेज हार्ट रेट है वो 72 टाइम्स है 1 मिनट में। तो आपको QRS 1 मिनट में कितने बार प्रोड्यूस होने चाहिए? 72 टाइम्स प्रोड्यूस होने चाहिए 1 मिनट में, क्योंकि वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है ना, जो वेंट्रिकल का सिस्टोल है उसी को हम हार्ट बीट कहते हैं। एट्रिया के सिस्टोल से ज़्यादा प्रोमिनेंट, क्योंकि वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल में मसल्स ज़्यादा होती हैं, उसमें उसका साइज़ बड़ा होता है, तो ज़्यादा फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब हम वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो एक्चुअली वही हार्ट बीट है हमारा। तो 1 मिनट के अंदर कितनी बार हमें QRS मिल रहा है, वही हमारा हार्ट रेट होगा। 72 नॉर्मल होता है, मान लो कि 80 है, 80 QRS मिल रहे हैं 1 मिनट के अंदर, तो हार्ट रेट कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल हमने स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करी,
ईसीजी और भी होते हैं, एक एक ईसीजी जिसका नाम मैं खाली ले रहा हूँ, टीएमटी बोला जाता है, ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं, है ना, स्ट्रेस कंडीशन को चेक करने के लिए, क्योंकि कोई पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, कितने स्ट्रेस को वो बियर कर सकता है, उस पर हमारा हार्ट रेट बढ़ता घटता रहता है। तो ट्रेडमिल पर उसको रनिंग करवाते हैं, और ट्रेडमिल पर रन करवाने का मतलब वो एक स्ट्रेस कंडीशन है, तो उस समय वो कितने स्ट्रेस को बियर कर सकता है, उस टेस्ट को टीएमटी टेस्ट बोलते हैं। जस्ट इसका फुल फॉर्म याद रखना, टीएमटी। ये भी एक तरह का क्या है, ईसीजी ही है। ये एडवांस टाइप ऑफ ईसीजी, ये सिंपल टाइप, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ ईसीजी नहीं है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि आपके जो बुक में जितनी बातें थी, हमने सिर्फ उतनी ही बातें डिस्कस करी है, एक दो बातें मैंने एक्स्ट्रा बताई। थैंक यू वेरी मच।